आजकल आप लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि क्यों भारत सरकार रेलवे बेच रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज बेच रही है, सरकारी बैंक बेच रही है, एयर इंडिया को बेच रही है, बीपीसीएल को बेच रही है। क्या भारत सरकार धीरे धीरे पूरे देश को बेच देगी? तो इस क्यों और क्या का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, इसके फायदे और नुकसान के बारे में, और जानेंगे क्या प्राइवेटाइजेशन भारत के लिए सही है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सरकार सब बेच रही है। पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। पॉलिटिकल नहीं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जब ओनरशिप गवर्नमेंट से ट्रांसफर होकर प्राइवेट कंपनीज के हाथों में जाती है। आसान भाषा में बोलूं तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जब कोई प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी के 50% से ज्यादा स्टेक, शेयर या एसेट एक्वायर करती है, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग प्राइवेटाइजेशन को सही मानते हैं और बहुत से लोग इसके खिलाफ रहते हैं। जो सही मानते हैं उनका कहना है कि बिजनेसेस को प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के मुकाबले बहुत अच्छे से चलाती है, बिजनेस प्रॉफिट में रहता है, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार को बिजनेस से दूरी रखनी चाहिए और उसकी भूमिका सिर्फ इससे जुड़ी पॉलिसी बनाने और इसे लागू करवाने की होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनीज कुछ सालों में मार्केट में अपनी मोनोपोली बना लेती है और फिर इस पावर को एक्सप्लॉइट करती है और साथ में सोशल कॉज को इग्नोर करती है। तो देखो, दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह पर सही हैं, पर मेरा मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन का सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब इस बात पे कुछ लोग कहेंगे कि अगर प्राइवेटाइजेशन इतना फायदेमंद साबित होता तो भारत सरकार कब का रेलवे पीएसयू को प्राइवेटाइज कर देती। तो देखो, इसके लिए आपको देश की आर्थिक हालात समझने होंगे। जब भारत आजाद हुआ था तब उसकी बहुत ही कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी। बाहरी देशों के साथ व्यापार ज्यादा नहीं था, लेन देन ज्यादा नहीं था, देश में प्राइवेट कंपनीज भी गिनी चुनी थी। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे। आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो देश में एक कंपनी खोल सके, तो ज्यादातर चीजें सरकार चलाती थी। भारत की इसी कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था सही से ग्रो नहीं कर पा रही थी और फिर 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए 1991 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत से चेंजेस किए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। एक बात और, आप खुद ही सोचो, अगर प्राइवेटाइजेशन गलत होता तो मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसी रिफॉर्म्स ना लाते। इस रिफॉर्म के बाद भारत में धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज बढ़ने लगी और अब जब हमारे देश में ठीक ठाक प्राइवेट कंपनीज हैं, तो अब भारत सरकार चाहती है कि उनका भी रोल हो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत सरकार ने सरकारी विभागों को पहले प्राइवेटाइज नहीं किया। अगर 1991 वाला इकोनॉमिक रिफॉर्म 1950s या 60s में आया होता तो अब तक बहुत सी पब्लिक कंपनीज आपको प्राइवेट होती हुई नजर आती। देखो, करप्शन हर जगह है और हर देश में है, पर कहीं करप्शन ज्यादा है तो कहीं कम है। भारत की बात करें तो भारत के सरकारी विभागों का हाल सब जानते हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है। पीयून से लेकर गवर्नमेंट ऑफिसर तक सब करप्ट है। जरा से काम के लिए घंटों तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद जब नंबर आता है तो रिश्वत के बिना काम आगे नहीं बढ़ता। और मुझे लगता है कि ये चीज सबने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की हुई है, पर यह चीज आपको प्राइवेट सेक्टर में नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में करप्शन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन है, पर गवर्नमेंट सेक्टर जितना नहीं है। सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अपने सर्विसेज के कारण ही जाना जाता है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। भारत के गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को देखो, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन एक फ्री मार्केट है, कोई भी अपनी कंपनी किसी भी सेक्टर में खोल सकता है। इससे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होता है, जिसके चलते प्रोडक्ट की प्राइस कम होती हुई दिखती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलता है। प्राइवेटाइजेशन होने से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, अच्छा काम करने पे इंसेंटिव मिलता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, जिसकी वजह से लोग अच्छे से काम करते हैं। एम्प्लॉयज की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। सिंपल में बोलूं तो प्राइवेट कंपनीज में कामचोरों की कोई जगह नहीं होती है। सबसे बड़ा नुकसान प्राइवेटाइजेशन का मोनोपोली है। जब प्राइवेट कंपनीज धीरे धीरे अपना मार्केट बना लेती है तो वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाती है, अपने हिसाब से प्राइस सेट करती है
और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचती है। लोगों से कोई लेना देना नहीं होता प्राइवेट कंपनीज का। पर अच्छी बात यह है कि आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। पहले ऐसा बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेट 80s 90s में ऐसा हुआ करता था। पर आजकल ज्यादातर देशों की सरकारें स्मार्ट हो गई हैं। प्राइवेट कंपनी की मार्केट में मोनोपोली रोकने के लिए दुनिया भर के देशों की सरकार अपने देश में एक प्राइसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। इस पॉलिसी के चलते कोई भी प्राइवेट कंपनी प्रोडक्ट की प्राइस को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। इससे मार्केट ओपन रहता है और मोनोपोली का चांस भी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं भारत में प्राइवेटाइजेशन के बारे में। भारत सरकार ने 2019 के बजट में अनाउंस किया था कि 2030 तक वो इंडियन रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिससे देश की रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकेगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सब ठीक है, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए 2030 तक इन्वेस्ट करना है, पर इतना पैसा सरकार लाएगी कहां से? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार अब प्राइवेट कंपनीज को रेलवे में ला रही है। देश में आबादी को देखते हुए 20,000 ट्रेन की जरूरत है और अभी भारत में 13,000 ट्रेन चल रही है। सुपरफास्ट, मालगाड़ी, पैसेंजर सबको लेके 7,000 ट्रेन और चाहिए भारत को देश की आबादी को देखते हुए। पर इन ट्रेन के लिए भारत सरकार के पास फंड नहीं है और साथ में रेलवे के मेजर डेवलपमेंट जैसे कि न्यू रेल लाइन कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे तमाम चीजों के लिए भी फंड नहीं है। तो फंड को जुटाने के लिए भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ देख रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर का रेलवे में कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार ने 109 रूट आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें 151 प्राइवेट ट्रेन चलेंगी 35 सालों के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो 151 ट्रेन है वो टोटल ट्रेन रन इन इंडिया का सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5% ट्रेन दी जा रही है प्राइवेट कंपनीज को, वो भी सिर्फ 35 सालों के लिए, लाइफ टाइम नहीं। जो 109 रूट हैं उनको 12 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है और ये वो क्लस्टर हैं जहां सर्विस इशू बहुत है, ट्रेन की पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल वर्क बहुत स्लो है। तो इन क्लस्टर्स को प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। अच्छी बात यह है कि हर क्लस्टर का अपना अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस प्रोजेक्ट होगा। तो 12 क्लस्टर के लिए 12 बिड होगी। बिडिंग से सरकार कम से कम 30,000 करोड़ रुपए कमा लेगी। बिडिंग प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के एंड तक खत्म हो जाएगी। 2022-23 में सिर्फ 12 प्राइवेट ट्रेन चलेंगी, 2023-24 में 45 प्राइवेट ट्रेन और चलेंगी, 2025-26 में 50 ट्रेन और चलेंगी और फिर 2026-27 तक रिमेनिंग 44 ट्रेन को और चलाया जाएगा। तो 2027 से टोटल 151 ट्रेन 109 रूट में चलेगी। सभी क्लस्टर में मैनेजमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। सर्विस, ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, पंक्चुअलिटी, इन सब की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज की होगी। और अगर प्राइवेट कंपनीज ये सब मेंटेन नहीं करती है तो भारत सरकार पेनल्टी लगाएगी। यहाँ तक कि जो ट्रेन बनेंगी उसकी कॉस्ट भी प्राइवेट कंपनीज देंगी। ट्रेन तेजस और वंदे भारत जैसी होगी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को सिर्फ बिड का पैसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने एक डील की है कि 35 सालों तक प्राइवेट कंपनीज रेलवे को फिक्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, एनर्जी चार्ज और रेवेन्यू शेयर देगी, सेम तेजस के जैसे। तो जो प्राइवेट कंपनी रेलवे को ज्यादा रेवेन्यू शेयर देगी वही सेलेक्ट होगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम है और वो है क्लास डिवाइड की। देखो, प्राइवेट कंपनीज तो प्रॉफिट के लिए जाएगी और वो टिकट की प्राइस बढ़ाएगी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, पर इससे क्लास डिवाइड होगा। पर भारत सरकार ने ये कहा है कि हम इसमें निगरानी रखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज अपने मनमानी प्राइस ना रखे। डायनामिक प्राइस सिस्टम बनेगा जैसे इस समय तेजस में है, जो कि टाइम पे डिपेंड होगा। अगर आप 2 महीने पहले टिकट बुक करेंगे तो प्राइस कम होगी, अगर आप 1 वीक पहले बुक करेंगे तो प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अपनी रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहा है, बहुत से देशों ने किया है, जैसे कि जापान, यूके, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसमें से कुछ देश सक्सेसफुल हुए तो कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जापानीज मॉडल अपनाया है रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए। जापान ने भी स्टार्टिंग में रूट वाइज प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया था, भारत भी यही कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बारे में, कि सरकार रेलवे को बेच नहीं रही है। एक बात और, ये मत समझ लेना कि रेलवे में जॉब प्राइवेट कंपनीज देगी, ऐसा नहीं है। रेलवे की जॉब सरकार ही निकालेगी। पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो भारत सरकार ने कहा है कि वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर को फुली प्राइवेटाइज नहीं करेगी, पर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को वो प्राइवेटाइज करेगी। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 18 सेक्टर आते हैं, जैसे कि बैंक, कोल, इंश्योरेंस, स्टील, पावर, डिफेंस इक्विपमेंट, पेट्रोलियम, शिपिंग, एयरपोर्ट। भारत सरकार इन 18 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम एक कंपनी
और ज्यादा से ज्यादा 4 कंपनी अपने पास रखेगी। पीएसयू को प्राइवेटाइज करने के पीछे बहुत से रीजन है, जैसे कि पुअर पॉलिसी मेकिंग, ओवर स्टाफिंग, लॉन्ग टर्म लॉस, सर्विस इशू, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि पीएसयू को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 1991 से 2017 तक टोटल 3,47,439 करोड़ रुपीस का पब्लिक एसेट बेचा गया है। हर सरकार ने पीएसयू को प्राइवेटाइज किया है। मेरे हिसाब से हाँ, पर मेरे हाँ से ये मत समझ लेना कि मैं फुली प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं फुली प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ, पर भारत को इस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल की जरूरत है, और कुछ सेक्टर में तो बहुत जरूरत है, जैसे कि बैंक्स, रेलवे, एयर इंडिया। पर कुछ जगह पे मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ, जैसे कि बीपीसीएल। मुझे नहीं लगता कि बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। देखा जाए तो अब सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ और तेजी से आगे बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के कारण इकोनॉमी डाउन है। सरकार के पास ज्यादा पैसा है नहीं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, पर डर के कारण ऐसा नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसा रिलायबल ऐप बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगेगा, और वो ऐप है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग भारत की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड 30 ईयर ओल्ड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जिसके भारत में 110 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डीमैट अकाउंट 0 रुपीज में खुलता है। एंजल ब्रोकिंग का एक बहुत ही कमाल का प्लान है आई ट्रेड प्लान। इस प्लान के तहत आपसे इक्विटी ट्रेड का डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता है। इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी की ट्रेड की बात करें तो पर ऑर्डर चार्ज सिर्फ 20 रुपए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐप और वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाइए, इन्वेस्ट करिए और पैसा कमाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4,720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।